والد نے चौथे बेटे का नाम उमर दराज रखा क्योंकि पहले 3 बच्चे नौजायदगी में ही चल बसे थे। वो हम सबको बहुत प्यारा था। अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरा फर्जंद पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन वालिद कहते थे कि दुआ किया करो कि उमर दराज नेक और अच्छा इंसान बने, क्योंकि जो नेक होता है वही असल में बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी बनने के हवाले से दोनों के जहन में अलग तसव्वुरात थे, मगर दोनों उसे आला तालीम दिलवाना चाहते थे। अगरचे वसाइल कम थे, लेकिन हम रूखी सूखी खाकर भी खुश थे, क्योंकि अपना छोटा सा ज़ाती घर था और फांकों की नौबत ना थी। उमर को पढ़ाई से दिली लगाव था। 5वीं जमात में अव्वल आया तो वजीफ़ा मिलने लगा। वो हर वक्त किताबों में गुम रहता और निसाबी किताबों के अलावा भी मुताले का शौक़ रखता था। लिहाजा वालिद उसके लिए लाइब्रेरी से अच्छी किताबें ला देते। हमारे शहर की इकलौती लाइब्रेरी में उम्दा कुतुब मौजूद थीं। घर में किताबें आती तो मुझे भी अक्सर पढ़ने को मिल जाती। उमर और मेरी ज़हनी तरबियत में इन किताबों का बड़ा हाथ था। ताहम हमारी बड़ी बहन को मुताले का शौक़ न था। वो 5वीं के बाद घर बैठ गई और 2 साल बाद सिलाई स्कूल में दाखिला लेकर सिलाई कढ़ाई सीख ली। अब महल्ले भर के कपड़े सिलने को आ जाते, जिससे घर बैठे अच्छी आमदनी हो जाती। मैट्रिक में उमर दराज ने बहुत अच्छे नंबर लिए तो वालिद साहब ने उसे कॉलेज में दाखिल करा दिया, ये सोचे बगैर कि आला तालीम के लिए अखराजात भी दरकार होंगे, जबकि वो प्राइमरी स्कूल के एक मामूली टीचर थे। तनख्वाह से घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन अम्मी जान कहती थी, अल्लाह पर तवक्कुल है, वही मुसब्बिबुल असबाब है और वही मदद करेगा। मेरा भाई बहुत खूबसूरत था, सुर्खो सफ़ेद रंगत, तीखे नकूश, इस पर शरबती आंखें और सुनहरे बाल। सच है कि हुस्न भी अक्सर मुसीबत बन जाता है। अच्छी सूरत की वजह से आवारा लड़के भाई को गलत राह पर डालने की कोशिश करते, मगर अल्लाह ने उसे अक्ल सलीम और नेक दिल अता किया था। वो सारा दिन किताबों में मगन रहता और बाहर की दुनिया से ज़्यादा राब्ता न रखता था। उसका ख्याल था कि आदमी को बस अपने मकसद पर नज़र रखनी चाहिए। आवारा लड़कों की दोस्ती महज वक्त का ज़िया है। जब उन लड़कों ने देखा कि उमर किसी तरह उनकी बात नहीं मानता, तो वो उसके पीछे ही पड़ गए और उसे तरह तरह से घेरने की कोशिश करने लगे। घर के पास एक पार्क था। उमर अक्सर शाम को वहां आध पौन घंटा ताज़ा हवा खाने और जॉगिंग करने जाता। बस यही उसका इकलौता मशगला था। जब उन लड़कों को पता चला तो वो वहां भी आने लगे और उसे परेशान करने लगे। तंग आकर भाई ने पार्क जाना बंद कर दिया। दोस्ती करना बुरी बात नहीं, हर आदमी का कोई ना कोई दोस्त होता है, लेकिन वो लड़के दोस्ती के लायक न थे। उनका किरदार दुरुस्त नहीं था। वो बदमाश लड़के थे। उमर ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन उन्होंने जैसे कसम खाई थी कि उसे अपना दोस्त बनाकर ही रहेंगे। उमर ने उनकी वजह से घर से निकलना छोड़ दिया। वो कॉलेज से सीधा घर आता, खाना खाकर सो जाता और फिर ताज़ा दम होकर पढ़ने बैठ जाता। जब उन बदकमाशों ने देखा कि वो किसी सूरत बुराई पर माइल नहीं हो रहा और ना ही पार्क आता है, तो उन्होंने घर तक रसाई हासिल कर ली। वो रोज़ शाम को दरवाज़ा बजाते, ये उनका रोज़ का मामूल बन गया था। वालिद साहब ड्यूटी से आकर दोपहर का खाना खाते और आराम करने के बाद ट्यूशन पढ़ाने चले जाते। जब दरवाजे पर दस्तक होती तो वालिदा जाती। वो लड़के उनसे कहते कि उमर से कहिए कि उसके दोस्त आए हैं, चंद मिनट के लिए बाहर आ जाए, कुछ बात करनी है। उमर साफ मना कर देता। एक रोज़ माँ ने कहा, बेटा ये तेरे कॉलेज के दोस्त हैं, तू इनसे मिलता क्यों नहीं, ये तो बुरी बात है। उमर ने जवाब दिया, माँ ये मेरे दोस्त नहीं हैं, पहले ये कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन ये शरारती और बुरे लड़के हैं, इसीलिए प्रिंसिपल साहब ने इन्हें कॉलेज से निकाल दिया है। तो बेटा ये क्या करते हैं? माँ ये आवारागर्दी करते हैं और कुछ नहीं करते। ये मेरा वक्त बर्बाद करना चाहते हैं और मुझे पढ़ाई से रोकना चाहते हैं। मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और आपकी आरज़ू पूरी करनी है। ये जब भी आए तो आप कह दिया करें कि उमर घर पर नहीं है। अम्मी सब समझ गईं। अब जब भी वो दरवाजे पर उसे बुलाने आते, अम्मा कह देती कि उमर घर पर मौजूद नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ने गया है। अम्मा घर का काम संभालती और बाजी नीलोफर दिन रात सिलाई मशीन चलाती थीं। अब्बा रात गए ट्यूशन्स पढ़ाकर लौटते ताकि इजाफी आमदनी से उमर की तालीमी ज़रूरियात पूरी हों और उसे किसी किस्म की परेशानी न हो। मैं उन दिनों छठी जमात में पढ़ रही थी और खासी समझदार थी, लेकिन ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि भाई उन लड़कों की दोस्ती से क्यों कतराता है। जब वो दस्तक देते, उमर भाई के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगते थे। क्या खबर वो भाई को धमकाते हों कि अगर दोस्ती न करोगे तो हम दुश्मनी करेंगे। उमर घर वालों को ऐसी कोई बात न बताता जिससे अम्मा या हम लोग परेशान हो जाएं।
वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता था, लेकिन अब वो मस्जिद की बजाय नमाज भी घर पर ही पढ़ने लगा। उसने खुद को जैसे नज़रबंद कर लिया था। एक रोज़ वालिद साहब ने पूछा, उमर, तुम कॉलेज के अलावा कहीं आते जाते नहीं हो? बेटा, शाम को थोड़ी देर के लिए पार्क जाया करो। घर में बंद रहने से तुम्हारी सेहत मुतासिर हो रही है और रंगत भी जर्द पड़ती जा रही है। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। कोई खास परेशानी तो नहीं है अब्बा जी, लेकिन मैं पार्क नहीं जा सकता। चंद बदकमाश लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो पार्क में भी आते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे तंग करें। तो बेटा, शाम को अपने चचा की दुकान पर आ जाया करो। मैं भी वहीं तुम्हारे चचा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। घर से कुछ देर के लिए बाहर निकलोगे तो जी बहल जाएगा। अब जब अब्बा दोपहर का खाना खाने के बाद चचा की दुकान पर जाते, भाई भी उनके साथ हो लेता। वो अपनी किताबें साथ ले जाता। चचा की दुकान के अक़ब में आराम की गर्ज से एक कमरा बना हुआ था। वो वहां जाकर पढ़ता और जब ताज़ा दम होने को जी चाहता तो चचाजाद भाई के साथ दुकान में जा बैठता। रात को जब अब्बा घर लौटते तो उसे भी हमराह ले आते। यूं अब्बा की मौजूदगी में वो लड़के मेरे भाई को साथ चलने के लिए नहीं कह सकते थे। बेशक सब माएँ अपनी औलाद से प्यार करती हैं, लेकिन अम्मा का प्यार तो जैसे बेकनार था। जब तक बेटा घर ना लौटता, उनकी निगाहें और कान दरवाजे की तरफ लगे रहते। उमर भाई आ जाते तो वो वुज़ू करके रोज़ाना 2 नफिल शुक्राने की अदा करती कि लख्ते जिगर बखैर व आफियत घर आ गया है। कॉलेज से लौटने का वक्त होता तो उनकी नज़र घड़ी की सुइयों पर रहती। 2 मिनट भी ऊपर हो जाते तो बेकरार होने लगती कि खुदा खैर करे, आज तो मेरे उमर ने आने में देर कर दी है। वो दिन भी आ गया जब उमर ने शानदार नंबरों से एफएससी पास कर ली और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। हमारा शहर छोटा सा था और जिस कॉलेज में भाई ने तालीम हासिल करनी थी वो करीबी शहर में वाक़ था। हम सफ़ेद पोश लोग थे और बसों में सफ़र करते थे। अब्बू के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, चुनाचे भाई ने भी बस पर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से उमर दराज पुरसुकून रहने लगा था, क्योंकि उन लड़कों ने दरवाजे पर दस्तक देनी छोड़ दी थी और अब वो भाई का पीछा नहीं करते थे। शायद उन्होंने थक कर हार मान ली थी। उमर भाई का पहला तालीमी साल था और ये सर्दियों के दिन थे। दिन में कुछ गर्मी होती मगर रात को खुनकी बढ़ जाती। एक रोज़ भाई कॉलेज से लौटे तो अम्मी ने पूछा, खाना लाऊं? कहने लगे, पहले एक प्याली चाय दे दें, बहुत थकन हो गई है। ये कहकर वो बैठक में चले गए और वहां पड़े सोफे पर दराज हो गए। अम्मी किचन में खाना गर्म करने लगी और मैं चाय बनाने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उमर भाई ने दरवाज़ा खोला, फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। चाय बनाकर जब मैं बैठक में गई तो देखा कि वो वहां मौजूद नहीं थे। मैं समझी कि शायद अपने कमरे में चले गए हैं, लेकिन वहां गई तो वो कमरे में भी ना थे। चाय की प्याली मेज़ पर रखकर मैं वापस किचन में आ गई और अम्मी से कहा कि चाय रख आई हूँ, भाई शायद वॉशरूम गया है। काफ़ी देर गुजर गई तो मैं दोबारा कमरे में गई, देखा कि प्याली वैसी ही धरी है और चाय ठंडी हो चुकी है। हमने सारे घर में देख लिया, वो कहीं ना था। अम्मी को बताया तो उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया। खुदा खैर करे, कहीं वो बदकमाश उसे ले तो नहीं गए। माँ की ममता तड़प उठी। न जाने कब से उन्हें यही धड़का लगा हुआ था। उनके घबराने की वजह यही थी कि भाई माँ को बताए बगैर कभी घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता था। माँ परेशान थी कि इतने में अब्बा आ गए। उन्होंने अब्बा को बैठने तक न दिया और कहा, अभी इसी वक्त बाहर जाकर देखो और किसी से पूछो, वो न जाने किधर चला गया है। मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं करता था। अब्बा बाहर गए। चौक में कुछ लड़के मौजूद थे, उनसे उमर का पूछा। सामने जनरल स्टोर था, वहां भी दरियाफ्त किया और गलियों में भी घूम आए, मगर उमर को किसी ने देखा था और ना ही कोई निशान मिला। अम्मा की जान निकल रही थी और हम सब परेशान थे। जब उन्होंने वालिद को अकेले घर आते देखा तो दिल पकड़कर चारपाई पर गिर पड़ी। हम सब उन्हें तसल्ली दे रहे थे, मगर उनके लबों पर एक ही कलमा था, अल्लाह खैर करे। न जाने कब से वो बदकमाश मेरे बच्चे के पीछे लगे हुए थे, आज उन्होंने अपना वार कर ही दिया होगा। अम्मा, खुदा से खैर मांगो, भाई शायद किसी दोस्त के पास चला गया होगा। मैंने दिलासा दिया। अरे उसका कोई दोस्त है ही नहीं तो वो किसके पास जाएगा, वो भी मुझे बताए बगैर। माँ तड़प कर बोली, माँ, कॉलेज में कोई दोस्त हो सकता है, हम जमात भी तो दोस्त ही होते हैं। हाय खुदा खैर करे, जैसे उनके कान कोई और बात सुन ही न सकते थे। अब्बा मेरी माँ की हालत देखकर उल्टे कदमों से बाहर लौट गए। उन्होंने दोबारा जहाँ तक हो सका तलाश किया और थाने भी गए, यहाँ तक कि रात के 8 बज गए, मगर उमर का कहीं सुराग न मिला।
थक हार कर अब्बू घर आए तो अम्मी से झूठ बोला कि वो एक हम जमात के साथ शहर के किसी ट्यूशन सेंटर गया है, कल उसका टेस्ट है और वो दोनों मिलकर रात भर तैयारी करेंगे। मगर अम्मी को यकीन ना आया। रात गुजरने के बाद सुबह हुई और सुबह से शाम हो गई। वालिद दोबारा थाने गए। जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मोहल्ले का एक शख्स मिला जिसने कहा, जल्दी चलो, तुम्हारा नूरे नजर पड़ा है। उस वक्त अब्बा की जो हालत हुई वो खुदा ही जानता है, मगर उन्होंने दिल मजबूत किया। वो घर आने की बजाय सीधे पार्क चले गए। अगर घर आकर ये बात बताते तो मेरी माँ का कलेजा शक हो जाता। महल्ले वाले भी अब्बा के साथ हो लिए थे। वालिद साहब बेटे का हाल देखकर ताब न ला सके और बेहोश हो गए। भाई का बेजान जिस्म खून में लथपथ था। जालिमों ने खंजर से न जाने कितने वार किए थे। इधर अम्मा बिन मछली की मानिंद तड़प रही थीं। बिलाखिर उनसे रहा न गया और सर पर चादर डालकर वो ये कहती हुई घर से निकल पड़ी कि उमर के अब्बा न जाने कहाँ रह गए, अब मैं खुद अपने बेटे को ढूंढने जाती हूँ। मेरी माँ जैसे ही गली में निकली, सामने से कुछ लोग आ रहे थे। वो कुछ ना समझी और एक तरफ होकर खड़ी हो गई। मोहल्लेदारों में से एक शख्स करीब आया और कहने लगा, अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? हम उमर को ले आए हैं, अब तुम उसे तलाश करने मत जाओ। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। कहाँ है मेरा उमर? उस आदमी ने चारपाई की तरफ इशारा किया जिसे लोगों ने कंधों पर उठा रखा था। कौन है बेचारा? किसी माई का लाल होगा। इसे क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस तुम घर चलो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच गया है। माँ कुछ ना समझी और मुड़कर घर की तरफ चल दी। अभी वो दरवाजे पर पहुंची ही थी कि पड़ोसी ने कहा, अम्मा दरवाज़ा खोलो, इसे अंदर ले जाना है। मुझे दरवाजे पर बातें करने की आवाज़ आई तो मैंने बेताबी से कवाड़ खोल दिए। मैं दौड़कर अंदर आ गई क्योंकि सामने एक हुजूम नजर आ रहा था। न जाने मेरे अब्बा इस हुजूम में कहाँ थे। लोग पहले मेरी माँ को पकड़कर अंदर लाए और सहन में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। फिर उस चारपाई को लाए जिस पर भाई जख्मों से चूर पड़ा था और उस पर चादर तनी हुई थी। साथ ही पुलिस के कुछ बावर्दी सिपाही भी थे। वालिद को दो आदमियों ने दोनों तरफ से सहारा दे रखा था। वो चल ना सकते थे, जैसे उनकी कमर टूट गई हो। हाँ, कमर ही तो टूट गई थी, वो भला कैसे चलते? बिलाखिर उन्हें भी चारपाई पर लिटा दिया गया। भाई को उन बदमाशों ने इसलिए मार दिया था कि उसने बुराई का साथ देने से इनकार किया था। वो जिसे उसकी खूबसूरती के बायस हर कोई शहजादा कहता था, आज उसकी सूरत तो सलामत थी मगर जिस्म छलनी था। उफ, क्या क़यामत का समा था। आज तो आसमान भी रो रहा था कि इसी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं सोच रही थी कि कितने जालिम थे वो लोग जिन्होंने मेरे भाई की हसीन सूरत पर भी तरस न खाया और वक्त से पहले क़यामत दिखा दी। एक बाप की कमर तोड़ दी, एक माँ को जीते जी अंधा कर दिया और दो बहनों की हंसी छीनकर उन्हें बेआसरा कर दिया। जब लोग उमर को जनाजे के लिए ले चले तो माँ की बेहोशी टूटी और वो धाड़े मारकर लपकीं, लोगों मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन औरतों ने उन्हें पकड़ लिया और किसी ने साथ जाने ना दिया। 3 रोज बाद अब्बा हमें और अम्मी को उमर भाई की कब्र पर ले गए ताकि सब्र आ जाए, मगर मेरी माँ के सब्र का पैमाना तो लबरेज हो चुका था। वो कब्र से लिपट कर कहती थी, बेटा उठ जा, ये तो मेरी जगह है, मुझे यहाँ लेटने दे, तू क्यों लेट गया है? बड़ी मुश्किल से उन्हें घर लाए। हमें तो रफ्ता रफ्ता सब्र आ गया मगर अम्मा को ना आ सका। वो अब भी यही कहती थी, उमर जिंदा है, वो जरूर वापस आएगा, तुम देख लेना, मैं सच कहती हूँ। माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो जब तक जिंदा रहीं यही कहती रहीं। अब कौन उन्हें समझाता कि मौत एक अटल हकीकत है, जब ये आ जाती है तो जिंदगी को कोई रियायत नहीं मिलती। माँ उमर का इंतजार करते करते इस जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। वालिद भी अब अक्सर बीमार रहने लगे थे और नीम जां हो चुके थे। सद शुक्र कि उन्हीं दिनों बाजी नीलोफर का रिश्ता आ गया और वो अपने घर की हो गईं। अब्बा तो पहले ही निढाल थे, बिलाखिर उन्होंने भी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। शायद उन्हें भी उमर से मिलने की जल्दी थी। घर में मैं अकेली बदनसीब रह गई। तभी नीलोफर की सास मुझे अपने घर ले आई और मैं बहन बहनोई के पास रहने लगी। 1 साल बाद बाजी की सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे सज्जाद से कर दी। बाजी का ये देवर लंदन में रहता था, चुनांचे शादी के बाद मैं अपने शौहर के हमराह लंदन चली गई। मैं अब अपने घर में खुशो खुर्रम हूँ और मेरा घर आबाद है, मगर मैका बहुत याद आता है। मैका ऐसी जगह है जिसे कोई भी ब्याहता लड़की कभी भूल नहीं पाती। अफसोस कि मेरे वालिद के घर पर आज भी ताला पड़ा है। मुझे ख्वाह दुनिया की कितनी ही खुशियां मिल जाएं, मैं अपने भाई का गम कभी ना भुला सकूंगी।